मेरा नाम फरहा है। आज फिर मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और वो बहुत प्यार से मालकिन को पहना रहे थे। बहुत सारे तोहफे और मालकिन के पसंद का खाना भी लेकर आए थे। मैं हसरत से छुपकर उन दोनों को देख रही थी। मैं सोच रही थी, मालिक जैसे किसी इंसान से शादी हो जाए, लेकिन ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। उसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं एकदम डरकर पीछे हो गई कि कहीं मालकिन मुझे डांटे नहीं, इस तरह छुपकर उन्हें देखने पर। और फिर मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मुझसे बहुत दूर थी। पूरी रात मैं यही सोचती रही कि मालकिन कितनी खुशकिस्मत है, या फिर शायद सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और वो अपने आप से प्यार करने वालों पर खर्च करते हैं, और एक हम हैं जो रात दिन मेहनत करके कमाना पड़ता है और फिर ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी उनमें बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। उनका व्यवहार बहुत मीठा और अच्छा था। वो अपना व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा ही रखती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वक्त गुजरने के साथ मुझे मालकिन के शौहर से प्यार हो गया, जबकि मैं बहुत छोटी थी और वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार नहीं कर सकी और ना ही बता सकूंगी। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रोज की तरह मेरी आंख 5 बजे खुल गई। नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लग रही है और मैं फिर कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तो एकदम मुझे याद आया कि मालकिन के पति बाहर से रात खाना लेकर आए थे। जाहिर सी बात है वो पड़ा होगा, मैं खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करने के बाद मालकिन और उनके शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। यही मेरा रोज़ का रूटीन था। और जब मालिक काम पर चले जाते तब मैं कमरे से निकलकर बर्तन धोती और फिर मालकिन का कमरा साफ करती। आज जब मैं मालिक के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ करने गई तो मालकिन मुझसे मुस्कुराकर बोलने लगी कि रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमें छुप छुप कर देख रही थी। मेरी तो सांस बंद होने लगी। पता नहीं मालकिन क्या सोच रही होंगी। मैं ही पागल थी जो इस तरह भूखों की तरह उन्हें देखने लग जाती थी। मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में मालकिन दोबारा पूछने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया, नहीं मालकिन, मैं तो बस वैसे ही। फिर मालकिन बीच में मेरी बात काटकर कहने लगी, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठने बैठने की तमीज सिखाऊंगी, अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। मालकिन की ये बात सुनकर पहले तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने इनकार कर दिया कि मालिक नहीं मानेंगे। मालकिन कहने लगी कि ये तो मेरा काम है, मैं उनको मना लूंगी। तुम अपना बताओ, तुम करोगी मेरे शौहर से शादी? फिर मैं सोचने लगी कि जब मैं मालिक से प्यार करती हूँ तो मना करने का क्या मतलब निकलता है। इसीलिए मैं एकदम से मान गई। मेरी तो खुशियाँ आसमानों पर पहुँच गई थी। अभी रात ही तो मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी और सुबह उस इंसान को मेरी तकदीर में लिख दिया गया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, जिंदगी बदलने वाली थी। मेरा स्टेटस, मेरा सब कुछ बदलने वाला था। लोग मेरी भी वैसी ही इज्जत करते, लेकिन इस सब के लिए पहले मुझे खुद पर मेहनत करनी थी। इसीलिए मैं रोज़ मालकिन के पास जाती और वो मुझे अच्छे और तमीज़ से बात करना सिखाती। फिर वो मुझे डेली अच्छे और नए कपड़े लाकर देती, उनको पहनने और ओढ़ने का तरीका सिखाती, फैशन सिखाने लगी। और तो और काम वाली भी उन्होंने नई रख ली। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मालकिन आखिर ये सब क्यों कर रही हैं। लेकिन छोड़ो, मुझे उनसे क्या, और ना ही मैं उनसे ये सब कुछ पूछ सकती थी, क्योंकि जो मेहरबानी वो मुझ पर कर रही हैं मेरे लिए यही काफ़ी था। ऐसे ही रोज़ मालकिन मुझ पर इतनी ही मेहनत करती। वो मुझे जो भी जैसे जैसे सिखाती, जल्दी तो नहीं लेकिन मैं सीख लेती। यूं ही समय बीता जा रहा था और मालकिन ने अपने शौहर को भी शादी के लिए मना लिया था। पहले तो मालिक इनकार करते रहे कि नहीं, मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो, क्यों मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन मालकिन कहने लगी कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में और उसका भी पूरा हक है खुलकर जिंदगी गुजारने का। और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उन्होंने उनको शादी के लिए मना लिया। और फिर कुछ दिनों बाद मालकिन ने हमारी शादी करवा दी। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी खिदमत करती। मेरी हैसियत, मेरा मकान, सब कुछ बदल गया था।
इसी खुशी में मैं महसूस ही नहीं कर सकी कि घर में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन कभी कभार मुझे शक होता कि मालिक और मालकिन की बहस हो रही होती। लेकिन मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती, वहाँ पर खामोशी छा जाती और फिर मैं खामोशी से वापस आ जाती। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वो फ़ोन पर बातें करते हुए कमरे के चक्कर लगा रही थी और साथ में कह रही थी कि आप टेंशन न ले, आपका माल पहुँच जाएगा। और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर वो कहने लगी कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि दोस्त को पैसों की ज़रूरत है, तो उससे ही कह रही थी कि पैसे पहुँच जाएंगे। वैसे मुझे उनकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे लगा वो शायद शौहर को धोखा दे रही हैं, लेकिन उन दोनों में तो बहुत प्यार है। हो सकता है कि मेरा ही वहम हो। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही हमारे दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मालकिन ने अपनी पार्लर वाली को बुला लिया और कहने लगी कि तुम्हें तैयार करवाऊंगी तो तुम्हारे और ज्यादा लुक्स निकल कर आएंगे और तुम फ्रेश भी लगोगी। मैं तो खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में पार्लर कभी नहीं देखा था और कभी मैं ऐसे तैयार भी नहीं होती थी। और मैं फिर पार्लर वाली के सामने जाकर बैठ गई। मुझे देखते ही वो एकदम खड़ी हो गई और मालकिन से कहने लगी कि ये तो पहले ही बहुत खूबसूरत है और मैं इसको क्या सजाऊंगी भला, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत मासूम सी है, आप इस पर ये जुल्म ना करें। उसकी बात सुनकर मैं डर गई कि कैसा जुल्म भला, और मालकिन के पास जाकर पूछने लगी कि ये क्या कह रही है, कौन सा जुल्म करवाने लगी हैं आप मुझ पर। तो मालकिन मुझसे कहने लगी कि इसको तो फालतू बोलने की आदत है, तुम टेंशन न लो, एकदम सुंदर लगोगी तैयार होकर, इसीलिए कह रही है कि तुम्हें तैयार करवाकर तुम्हारे शौहर पर जुल्म न करे और तुम अपनी जुबान बंद करके काम करो। मालकिन की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली नहीं हुई, लेकिन मैं चुप हो गई और फिर एंड में वो पार्लर वाली को सही करके कमरे से चली गई। मालकिन के बाहर जाते ही मैं एकदम उस पार्लर वाली के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। और फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरत में रह गई और मैं डर की वजह से भागने लगी। लेकिन मालकिन ने, मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था, शुरू से ही हमने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी थी। अम्मी और अब्बू रंग में थोड़े सांवले थे, जबकि मेरा रंग बहुत खिला खिला था। देखने वाला कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं ऐसे घराने से हूँ, और मेरी सूरत शक्ल भी अम्मी अब्बू से बहुत अलग थी। मोहल्ले वाले तो कहते थे कि तुम उनकी बेटी लगती ही नहीं हो, ऐसा लगता है कि कहीं से चुरा कर लाए हैं, और मैं अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ती थी। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों बीमार थे, लेकिन फिर भी मेरे अब्बू ने मुझे 12th करवाया था। मेरे अब्बू फलों का ठेला लगाते थे और मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब मैं दोनों को इस तरह मेहनत करते हुए देखती थी, तब मुझे एहसास होता था कि मेरे अम्मी पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे भी उनकी मेहनत का सिला देना था, इसीलिए मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। लोग तो मुझे बहुत बातें भी सुनाते थे कि इस गर्मी में तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए कमाकर ला रहे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों माँ बेटी बैठी ही रह जाओगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत डर लगता, और जैसे ही मेरे 12th के एग्जाम होने लगे, उससे 2 महीने पहले मेरे पापा का इंतकाल हो गया। लोगों का कहा सच हो गया था। मुझे इस सब में कहीं न कहीं अपनी ही गलती नजर आ रही थी कि काश मेरे पापा मेरी पढ़ाई का बोझ न लेते तो आज ये सब न हुआ होता। अब्बू के इंतकाल ने मुझे और मेरी माँ को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर भी मैं 12th का एग्जाम देने जाती कि अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकूं। अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए अम्मी की नौकरी भी छूट गई थी। घर में फाके होने लगे थे, इसलिए 12th के बाद आगे की पढ़ाई का फैसला छोड़कर मैंने भी अम्मी का काम अपनाया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन मैं लोगों के घर में काम करती रहती। जब अम्मी की तबीयत ठीक हुई तो उसके बाद भी मैंने अम्मी को काम करने नहीं दिया, बल्कि खुद यही काम करती रही। ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर रही थी। इज्जत से 2 वक्त की रोटी खाई जाती, यही काफी था हमारे लिए। एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठे हुए थे तो वो कहने लगी कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। उसे काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, तू जाकर ट्राई कर, मुझे लगता है कि तुझे ये काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी होगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और औरत का एड्रेस लेकर उसके घर आ गई। मैंने अम्मी को बताया था तो वो कहने लगी कि कर ले जहाँ पर तुझे आसानी लगे।
मैं दूसरे दिन उस औरत के पास गई और उसे अपनी सारी कहानी बताई और मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे काम पर रख लो, और उनको मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। सुबह 9 बजे से काम पर जाती और शाम के 6 बजे काम से वापस आ जाती थी। टोटल 4 बंगलों में मैं उस वक्त काम किया करती थी। बारी बारी सबके घर जाती और काम के दौरान उनकी कीमती चीजें भी वहां से उठाकर लाती। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती कि ये तू क्या काम करती है, सारी जिंदगी मैंने इज्जत से तुझे खिलाया है और अब तू इस तरह की चोरियां करने लगी, खुद के साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगाएगी। और मैं बस यही कहकर टाल देती कि अम्मी तुम क्या जानो अमीरों के चस्के। अम्मी बस अफसोस में सर हिलाती रहती और मेरा यही रूटीन बन गया था और धीरे धीरे मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वो भी मुझे इस जालिम समाज में अकेला छोड़कर चली गईं। अम्मी के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर आती तो सन्नाटा होता और फिर मेरा घर आने का दिल ही नहीं करता। इसीलिए मैं जिस जिस बंगले में काम करती थी उनकी मालकिन से कहने लगी और दरख्वास्त करने लगी कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दें। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक तो मान ही जाता और वही हुआ। जिस औरत का मुझे मेरी दोस्त ने बताया था वो औरत मान गई मुझे अपने घर में रखने पर। अब मैं उन्हीं के घर में रहा करती थी और उनके सारे काम किया करती थी। खाना बनाती, नाश्ता, सफाई, बर्तन धोना और रोटियां बनाकर देना, सबके सब काम मेरे हवाले थे। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी। वो मेरी हर जरूरत को पूरा किया करती थी। उनकी जितनी भी अच्छाई करूं उतनी ही कम है। मेरी मालकिन और उनके शौहर में बहुत ज्यादा प्यार था। रोज घूमने जाते, डिनर करते। मालिक रोज नए तोहफे उन्हें लाकर देते। वो बहुत खुश होती और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। शुरू शुरू में तो ये सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझ में जलन पैदा होने लगी कि मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करता है। रोज नई नई महंगी महंगी चीजें लाकर देता है और उनको देखकर मेरा दिल भी चाहता कि मेरे पास भी ये सब चीजें हों। और मैं सफाई के दौरान वहाँ से भी कीमती चीजें चुरा लेती और अपने कमरे में जाकर एक बैग में रख देती थी ताकि मुझे कभी यहाँ से जाना पड़ जाए तो मेरे पास थोड़ा बहुत तो माल हो। मेरा मानना था कि उनके घर में बहुत ज्यादा चीजें थी, उनमें से कोई एक दो ले भी लूं तो उन्हें क्या पता चलेगा और कौन सी उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। इसी तरह मैं इधर जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे कीमती चीज मतलब कि उनके शौहर पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह उन्हें हासिल करना था, लेकिन मुझ में ये सब मालकिन या मालिक से कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुप रहती। एक दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मेरी मालकिन ने मेरी शादी अपने शौहर से करवा दी। अब वो मेरी बहुत खिदमत करती, मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे कहती कि तुम मेरी बहनों की तरह हो और मैं उनकी बात मान लेती। मेरी भी हैसियत बदल गई, मेरा भी नसीब बदल गया था। मुझे बहुत खुशी थी, इतनी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी खुशी कि मैं ये महसूस नहीं कर सकी कि घर में क्या चल रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होगा। फिर एक दिन जब मालकिन की पार्लर वाली आई तो मुझे देखते ही कहने लगी कि इन पर ये जुल्म मत करना। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और मालकिन के जाते ही मैं उससे छुपकर पूछने लगी कि कैसा जुल्म। लेकिन जो उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि ये लोग तुम्हें तैयार करवाकर यहाँ से आगे बेच देंगे कोठे पर, ये इनका काम है। उसकी बात सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी और मैं वहाँ से भागने ही लगी थी कि मालकिन ने मुझे पकड़ लिया। मुझ पर जुल्म करने लगी और कहने लगी कि इतनी मेहनत से यहाँ तक लेकर आई हूँ तुझे, तेरा स्टेटस, तेरा सब कुछ बदला ताकि तू आगे जाकर मेरा काम कर सके, लेकिन तू तो यहाँ से ही फरार होने लगी। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुझे। और तू पार्लर वाली, मालकिन बेरुखी से कहने लगी कि तुझ में इतनी हिम्मत, तू यहाँ मेरे खिलाफ काम करेगी, तुझे बहुत हमदर्दी जाग रही है। और फिर अपने शौहर को बुलाकर कहती कि तेरी चिड़िया के पर लग गए हैं कि इसके परों को अब कट ही जाना चाहिए, हमारे लिए यही बेहतर है। और वो हंसने लगा। मैं बहुत बेयकीनी से उन्हें देख रही थी और वो मुझे देखने लगे कि तुझे क्या लगा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं? अरे पागल, हम तो तुझ जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर ऐसे ही फंसाते हैं और फिर उन्हें कोठे पर बेच देते हैं ताकि तुम लोगों की जिंदगी बन जाए और हमारा भी काम हो जाए। उनकी बातें सुनकर लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस तरह चालाकी से इन दोनों ने मुझ पर घेरा डाला और मुझे फंसाया था अपने जाल में।
मैं इतनी हैरान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अपनी जबान से एक अल्फाज भी नहीं निकाल पाई। मैंने बस इतना ही कहा कि और वो निकाह। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि वो भी झूठा ही था। यहाँ पर हर महीने नई लड़की आती है, तो क्या उन सब से निकाह करने बैठ जाऊं? हम दोनों तो पार्टनरशिप से यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को फंसाते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मुझे बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी खुद से, अपनी बेवकूफ़ी पर। अमीर होने के लालच में मैं कहाँ पर आकर फंस गई थी और मैं रोती रही। और फिर वो पार्लर वाली भी मेरी वजह से उनका निशाना बन गई। फिर मालकिन हम दोनों को घसीट कर गाड़ी में ले गई और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दोनों बहरे बने हुए थे। और वो पार्लर वाली तो ऐसा लग रहा था किसी बड़े सदमे में जा पहुंची हो। और फिर वो गाड़ी अपनी मंजिल पर जा पहुंची। एक खूबसूरत सा बंगला था जहां पर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें थी। बाहर से देखने में जितना प्यारा था, अंदर उतने ही भयानक काम होते थे वहां पर। मेरी टांगे डर की वजह से कांप रही थी। तभी कुछ लोग आए और हमें अंदर ले गए। और फिर हमें अंदर ले जाते ही बोला गया कि आज रात महफिल सजाई जाए। आज तुम लोगों में 2 लोग और बढ़ गए हैं। वो हंसने लगी और हमें कमरे में ले गईं। मैं नहीं जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। और क्या नहीं, लेकिन लगातार गाने बजने की आवाज़ आ रही थी। पार्लर वाली मेरे साथ ही बैठी थी। मैं उसे हिलाने लगी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर आना पड़ा। अब हम दोनों क्या करेंगे? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो खामोश बैठी थी और खाली खाली आंखों से कभी मुझे देखती तो कभी कमरे को देखती। और फिर कहने लगी कि आज से 3 साल पहले मैंने अपनी दोस्त को यहाँ पर भेजा था पैसों के लालच में। वो यतीम थी और वो बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मेरे घर मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो। लेकिन मैं कठोर बनी रही और उसे कुछ पैसों के खातिर मैंने उसे बेच दिया। और फिर जब उसकी अम्मी को पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इंतकाल कर गई। ये सब मेरी दोस्त की बद्दुआ की वजह से ही हुआ है। रब उसके साथ बुरा करने का बदला ले रहा है। पार्लर वाले की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि क्या दोस्त ऐसी भी हो सकती है। लेकिन मेरी दोस्त ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ये जानते हुए कि वो औरत गलत काम करती है। फिर भी उसने इधर मुझे काम करने के लिए भेजा। मेरी आंखों के आंसू कभी नहीं रुकते। मैं इसी दलदल में फंस चुकी थी कि जिससे मैं कभी यहाँ से नहीं निकल सकती। और मेरे साथ में वो पार्लर वाली भी लगातार रो रही थी। जब अगले दिन हमें वहाँ से निकाला और जब कुछ कोठे वाले मेरे पास आए तो वो डरने लगी। अब मैं अपने रब से बस इतना ही कह रही थी कि मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल दे। लेकिन वहाँ पर बातें होने लगी कि बड़े साहब हमें जान से मार देंगे। उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैं सवाली नजरों से सबको देख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम वही हो ना, बड़े साहब की बेटी। मैं कहने लगी कि मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो वो कहने लगे तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं तुम्हें, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। ये बात सुनकर मेरी रूह कांपने लगी थी कि अब न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही है। और मैं इनकार करने लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा तो कब के मर गए, लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और सब वहाँ से चले गए। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा। लोग मुझे अजीब प्रोटोकॉल देने लगे, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं बस इतना ही सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी? अम्मी अब्बू के जाने के बाद मुझे ये सब बर्दाश्त करना था, तो काश वो लोग इस दुनिया से ही नहीं जाते। मुझे अपनी जंग अकेले ही लड़नी है। उन सबों के बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। पूरी रात में रोती रही, ये सोचकर कि कल सुबह मुझे नए घर भेज दिया जाएगा। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे और मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। कहीं लोग मुझे आगे तो नहीं बेच रहे। बुरे से बुरे ख्याल मेरे जहन में आते रहे और अगले दिन सुबह को लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर छोड़ आए। मैं उनको कह भी रही थी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो किसी की बेटी किसी के घर छोड़कर आ गए थे। जब मैं वहाँ उसके घर गई तो वहाँ बाहर नाम लिखा था मोबीन। इतना तो मैं समझ गई थी कि इस नाम का कोई बंदा है ये, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था जो बहुत ज्यादा बुढ़ा तो नहीं था, लेकिन ज्यादा जवान भी नहीं था। कहीं कहीं झुर्रियाँ थीं उसके चेहरे पर। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि
कि वो ज्यादा उम्र का आदमी नहीं था, बल्कि उन्हें बेटी के गम ने ऐसा कर दिया था। तो उस आदमी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे पता है तुम नाराज हो अपने अब्बा से। उनकी ये बात सुनकर मैं चुप रही और मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतने टाइम बाद किसी ने मुझे बेटी कहा, इतना प्यार जताया मुझ पर। मैं उनके एकदम गले लग गई और रोने लगी और वो मुझे ये कहकर चुप करवाते रहे, अपने अब्बा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे बहुत प्यार दे रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा था कि मैं अगर यहाँ से भाग कर गई तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे, बद किरदार कहेंगे। इसीलिए मैं उनके साथ उनकी बेटी बनकर वहीं रही। एक दिन मैंने फ्रेम देखा जिसमें ये अंकल थे और उनके साथ उनकी बेटी जो कि बिल्कुल मेरे जैसी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि दो लड़कियां एक जैसी शक्ल और सूरत की हों। मुझे लगा कि ये लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात मुझे बाहर से शोर की आवाज आने लगी। जब मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उस घर की असली बेटी वापस आ गई है। बहुत देर तक तो मैं अपने पैरों पर खड़ी रह गई। ये वाकई में सच ही था, उनकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी थी और वापस आ गई थी। मेरे दिल में ये डर आने लगा कि कहीं ये लोग मुझे पुलिस के हवाले न कर दें, ये समझकर कि मैं यहाँ पर कुछ गलत काम करने के लिए आई हूँ, या कोई इल्जाम लगाकर या कोई चोर समझकर। मैं तो दुपट्टा ओढ़कर घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई और भागकर उसी कोठे पर आ गई। मुझे देखकर वो लोग कहने लगे कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारा बाप हमें जान से मार देगा, चली जाओ यहाँ से। और फिर मैंने उन्हें बताया कि वो जिस आदमी को मुझे उनकी बेटी बनाकर छोड़कर आए थे, उनकी असली बेटी वापस आ गई है। अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं सच में उसकी बेटी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए और मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल भी बहुत उदास था। दोबारा बाप जैसी नेमत के छिन जाने पर मैं अंदर अकेली बैठी रोती रही। बाकी लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन मैं बहरी बनी बैठी रही उस आदमी का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर। लेकिन कुछ घंटों बाद मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और फिर मैं बाहर आई। लड़कियां मुझे देखकर बस यही कहती जा रही थी कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, कितने दिन तुम ऐश के गुजार कर आई हो। लेकिन मैं खामोश रहती। 3 दिन बाद उस कोठे पर रेड पड़ गई थी और साथ में वो साहब भी आए थे और फिर पुलिस सबको बारी बारी ले जाने लगी। सब लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे कि कहीं इस लड़की ने तो ये सब नहीं करवाया, और सब लोग मुझे शक की निगाहों से देखे जा रहे थे। लेकिन यह हैरान करने वाली बात थी मेरे लिए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा कोठा खाली हो गया था, बस मैं ही बची थी। पुलिस भी जा चुकी थी। फिर वो आदमी मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर फिर उसने वही अल्फाज दोहराए कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें कितना ढूंढा हमने, तुम कहीं मिली ही नहीं। और इस बार मैं खाली निगाहों से उन्हें देख रही थी और फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैं जब वहाँ गई तो वो लड़की जो उनकी बेटी थी वो पहले से ही वहाँ पर थी और उसके हाथ में कुछ था। मैं कभी उस लड़की को देखती तो कभी उस लड़की के बाप को। वो मुझे अपनी बेटी के पास ले जा रहे थे और वहां जाकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के पास बैठा दिया। जब मैं उनकी बेटी के पास बैठी तो उनकी बेटी ने फ्रेम मुझे पकड़ा दिया जिसमें अंकल और उनकी बीवी थी और दोनों के हाथों में एक एक बच्चा था। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि हाँ, ये भी सच है, तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। तुम दोनों को जब तुम्हारी माँ ने जन्म दिया तो वो बहुत बीमार रहने लगी, इसीलिए हमने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। ये तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम दोनों का भी ख्याल रखती थी। मैं उस पर अंधा भरोसा करके काम पर चला जाता था। उसने उसी का फायदा उठाया और वो तुम्हें अगवा करके वहाँ से ले गई और मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी के ना मिलने का दुख और फिर अपनी बीवी से बिछड़ जाने का गम मुझे तो किसी भी तरह सब्र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सब्र किया और अपनी इस बच्ची को बहुत मेहनत से पाला और बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर ये भी एक दिन गायब हो गई। मैंने हर जगह इसे ढूंढा, हर यूनिवर्सिटी, हर शहर में जगह जगह रेड पड़वाकर मैंने सब कुछ बंद करवा दिया, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली और तुम मिल गई। जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी मैं तभी तुम्हें पहचान गया था कि तुम मेरी छोटी बेटी नहीं हो, क्योंकि उसकी चाल ढाल ऐसी नहीं थी।
मैंने उसी वक्त तुम्हें गले लगाकर बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उसकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ और तुम्हें यकीन नहीं आया। फिर जब मेरी बेटी घर वापस आई और तुम यहाँ से भाग गई, मैं जान गया था कि तुम उसी कोठे पर वापस आई होगी, इसीलिए मैंने वो भी बंद करवा दिया और तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी बेटी हो और तुम दोबारा यहाँ से भागने की गलती न कर सको। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है और इस बात को तुम जल्द से जल्द मान लो। और गलती मुझसे हुई है, मैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अब्बा की बात सुनते सुनते मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि रब ने मुझे दोबारा बाप जैसी नेमत अदा कर दी थी। और फिर मैं अब्बा के सीने से लग गई, उन्हें अपने ऊपर हुई हर जियादती के बारे में बताने लगी। दोनों मेरी कहानी सुनकर रोने लगे, लेकिन इतना नहीं रोए जितना मैं रोई थी, ये सब सहकर। लेकिन जो किस्मत में था वही हुआ था। मुझे कोई भी किसी से शिकवा नहीं था, इसीलिए मैं हंसी खुशी अब्बा और अपनी बहन के साथ जिंदगी गुजारने लगी। यहाँ पर मेरी हर खुशी पूरी हुई थी और मैं रब का शुक्र अदा करने लगी, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।